गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16 हिंदी सेकेंड विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह जैसा कि नाम से लग रहा है कि विराम यानी कि रुकना, विराम विश्राम। विराम जो है वो विश्राम शब्द से बना है। विश्राम मतलब होता है आराम और विराम मतलब होता है रुकना। चिन्ह मतलब यानी पहचान। हम किसी भी काम को करते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वैसे ही जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा को जब हम लिखित रूप में करते हैं तो उसके लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं विराम चिन्ह। तभी हमारी जब हम विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हैं तभी हमारी बात होती है वो स्पष्ट होती है, और अगर हम विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी बात पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होती है। तो विराम चिन्हों का किसी भी भाषा के लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें कहाँ पर किस तरीके के विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप लोग विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग अपने करते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे विराम चिन्ह होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है कि वह हमें कहाँ पर किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए विराम चिन्ह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विराम और चिन्ह। विराम मतलब होता है रुकना और चिन्ह मतलब पहचान, तो यानी निशान। तो विराम यानी विश्राम या रुकने के लिए प्रयुक्त किए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इसको आप लोग रीड करेंगे जब आप इसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये समझाती हूँ कि जब कोई व्यक्ति कहीं जैसे जाते समय थोड़ी देर के रुकता है, आराम करता है, तो हम कहते हैं कि वो विश्राम कर रहा है, तो वो हम कहते हैं। लेकिन जब अगर हमें उसको लिखना है किसी भाषा के रूप में, वाक्य के रूप में लिखना, जब हम वाक्य में लिखते हैं तो हमें कहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुकना है, कहाँ पे हमें उससे प्रश्नवाचक सब बातें कहनी है, कहाँ पर हमें अपनी बात को ख़त्म कर देना है और कहाँ पे हमारी बात पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह ही जो है हमारे लिखते समय के जो भाव हैं उनको विशेष प्रकार से स्पष्ट करते हैं। जब तभी हमें वो बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि हाँ ये बात क्यों कही जाए। जैसे बहुत सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, यदि हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, शब्द तो है लेकिन उसके साथ जो चिन्ह लगाते हैं उन चिन्हों का जब हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से बात कही जा रही है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि उसे रोको मत, जाने दो। तो यहाँ पे उसे रोको, यहाँ पे रोको के बाद जब हम जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं तो इससे स्पष्ट हो रही है कि उसे रोको मत, जाने दो। लेकिन अगर हम रोको के छोड़ करके मत के बाद अगर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर दे रहे हैं तो देखिए हमारी बात बिल्कुल अपोजिट हो जा रही है कि उसे रोको मत, जाने दो। तो चिन्ह के गलत प्रयोग कर देने से हमारी बात जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। हम जो अपनी बात, अपने भावों को लिखित रूप में प्रकट कर रहे हैं वो दूसरों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमें विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए और सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए परिभाषा, जिन निशानों या चिन्हों द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह मुख्यतः 14 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कथन में लगे वो चिन्ह जिनके द्वारा भाव या अर्थ की स्पष्टता दृष्टिगत होती है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहला विराम चिन्ह है आपका पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक। देखिए आप चिन्हों को देखते जाइए, लाघव चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम या अपोविराम चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह वो चिन्ह कहलाता है जब हमारी बात पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, और इस चिन्ह का प्रयोग आपने देखा होगा कि कहानियों, उपन्यासों में किया जाता है। जब वो पूरी तरीके से वहाँ पर वो बात खत्म हो जाती है, कोई पाठ है और जब वहाँ पे बात खत्म हो जाती है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पूर्ण विराम चिन्ह कैसे होते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग तो आप जब भी लिखते हैं तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमें कहाँ पर, बस वो लिखते चले जाते हैं,
उनको सिर्फ लिखने से मतलब होता है कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे अल्प विराम लगाना है, कहाँ अर्ध विराम लगाना है और कहाँ पे प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करना है। वो इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो पूर्ण विराम चिन्ह का भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण और विराम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा और विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। अर्थात जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है, जब कोई वाक्य हमारा पूरा हो जाता है, जब कोई सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह लड़की बहुत सुंदर है, मोर नाच रहा है, बच्चा हंस रहा है। इसके अलावा आप बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अब दूसरा देखिए अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम यानी कॉमा जिसको बोलते हैं। जब किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए विराम दिया जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप नाम लिख रहे हैं, कई नाम लिख रहे हैं, राम श्याम सीता गीता, तो राम श्याम सीता गीता, तो इसमें जो है आप राम के बाद लगाएंगे, श्याम के बाद लगाएंगे, सीता के बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो जब नाम होते हैं तो उनके बीच और चिन्ह का प्रयोग करते हैं या तथा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है उदाहरण कि तथा उपवाक्यों वाक्यों आदि को अलग किया जाता है। जैसे रमेश, दिनेश, रमहेश तथा मोहन। और वाक्यों यानी जैसे रुको उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका आता है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह देखिए, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्यों में रुकने के लिए अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय लगता है। जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। प्रैक्टिकल तो मुझे भी करना था पर आज सामान नहीं है। ये अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, यानी उस समय के जब वाक्यों में रुकने के लिए अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय लगता है। उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग देखिए वाक्य में पूछे गए प्रश्नों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब कभी अनिश्चिततापूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, तब भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, कुतुब मीनार कहाँ है, पता नहीं आज क्या स्थिति होगी। तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। उसके बाद आपका आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक ये बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। विस्मयादिबोधक शब्दों को भी आपने पढ़ा है और विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ साथ विस्मयादिबोधक चिन्हों को भी आपने पढ़ा है कि कहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष, भय इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका आता है उद्धरण चिन्ह यानी उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह में आप इकहरा और दोहरा दो प्रकार के उदाहरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इकहरे का कहाँ हम प्रयोग करते हैं, जब किसी वाक्य के अंतर्गत कहानी, कविता, उपन्यास, लघु कथा, पुस्तक का नाम, व्यक्तियों के उपनाम या किसी के द्वारा कहे गए कथन का ज्यों का त्यों विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह देखिए क्या, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, शब्द तथा वाक्यांश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि। ये जो है इकहरा उद्धरण चिन्ह है। और जब हम किसी की पुस्तक वगैरह के बारे में भी बताते हैं तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का और कॉमा का प्रयोग करते हैं। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह देखिए, जब किसी कथन को वैसा का वैसा ही उद्धृत किया जाए, यानी जब कोई बात वैसी ही प्रस्तुत की जाए जैसी उस व्यक्ति ने कही है, तो वहाँ पे हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी के अनुसार करो या मरो। उसके बाद आपका आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह देखिए, जिन चिन्हों का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए तथा तुलना करने के लिए किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। यानी दो समान शब्द भी जोड़े जा सकते हैं और दो विपरीत शब्दों को भी जोड़ा जाता है। द्वंद्व या तत्पुरुष समास के अंतर्गत ऐसे शब्द दृष्टिगत होते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख, बार बार, आस पास, ऊपर नीचे, है ना। तो ये कहलाते हैं योजक चिन्ह। और आपको समझ में, आप इसको एक बार रीड करिएगा उस घर पे, तो ज़रूर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए कोष्ठक चिन्ह। विशिष्ट रूप से दी जाने वाली जानकारी संवाद लिखने के समय पात्रों के हाव भाव, प्रश्नों की क्रम संख्या, कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द आदि कोष्ठक के अंदर प्रदान किए जाते हैं। यानी जब कोई ख़ास बात की जानकारी देनी होती है या संवाद लेखन, आपने स्टोरी वगैरह पढ़ी है तो उसमें देखा होगा कि जो चरित्र होता है, जो बात कहता है, उसके हाव भाव कैसे होने चाहिए उसको ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है, जिसको जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं तो मैं बोलती हूँ कि ये आप जो है इसको नहीं पढ़ेंगे, आपको वैसा ही हाव भाव दिखाना है, तो वो कोष्ठक के अंदर दिया जाता है। हाव भाव, प्रश्नों की क्रम संख्या, कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो है वो कोष्ठक के अंतर्गत आते हैं। इन चिन्ह का प्रयोग प्रायः वाक्य के मध्य में किया जाता है। जैसे देखिए, कहाँ गए थे, इधर आओ, आगरा में क्या प्रसिद्ध है, क ख ग घ, यह एक उद्धरण यानी उदाहरण है। उसके बाद लाघव चिन्ह आता है। लाघव चिन्ह यानी जो संक्षिप्त रूप से देते हैं, शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने को लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर हम पूरा ना लिख करके डा लिख करके ऐसे कर देते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को ना लिख करके हम यानी फुल फॉर्म को ना लिख करके हम शॉर्ट में जो लिखते हैं तो वो कहलाता है लाघव चिन्ह। फिर उसके बाद आपका आता है त्रुटि बोधक चिन्ह। त्रुटि बोधक यानी जब कोई हमसे गलती हो जाती है तो हम उस गलती को छुपाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम ऊपर लिखते हैं तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब हम नीचे लिखते हैं तो उसके अपोजिट चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे जैसे ये ऐसे चिन्ह दिया हुआ है तो ये ऐसे ना लिख करके कभी कभी जब हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये कहलाता है त्रुटि बोधक। यानी यहाँ पे हम नीचे लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे हमें बताना है, और जब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं यानी ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे आप देखिए छुट्टी लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसा होता है। ओके, फिर देखिए आप, तो यह तब त्रुटि बोधक या हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी वाक्यों को निहित किसी भी प्रकार की सूचना या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिन्ह के भेद निम्नलिखित हैं, साहित्य, उसके बाद विवरण बता रहे हैं, साहित्य मानव समाज का दर्पण, यानी किसी प्रकार की सूचना या निर्देश देने के लिए। उसके बाद आपका आता है उपविराम या अपूर्वविराम चिन्ह। उपविराम देखिए, वाक्य लिखते समय जब उदाहरण दिया जाता है, शीर्षक लिखा जाता है या निर्देश दिया जाता है तब उपविराम या अपूर्वविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है निर्देशक चिन्ह, यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निर्देश जब दिया जाए, जब वाक्यों के माध्यम से किसी भी प्रकार का निर्देश दिया जाता है तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आप विवरण चिन्ह जैसा प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप केवल एक लाइन खींचेंगे, ये होता है निर्देशक चिन्ह यानी डैश मार्क। और फिर आपका लास्ट आ जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक यानी जब वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है, जब हमारी बात पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी लेख या पाठ आदि की समाप्ति पर भी समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। विराम चिन्ह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विराम और चिन्ह। विराम का अर्थ होता है विश्राम और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। जिन निशानों या चिन्ह द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में ये 14 प्रकार के हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, उद्धरण, योजक, कोष्ठक, लाघव, त्रुटि बोधक, विवरण, उपविराम या अपूर्वविराम, निर्देशक और समाप्ति सूचक चिन्ह। ओके, तो ये आपको आ गया। अब क्वेश्चन आंसर आपके हैं, इसको मैं करवाऊंगी। एक्सरसाइज आप देखें, निम्नलिखित चिन्हों के वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं और इनके आपको वाक्य बनाने हैं, तो ये आप लोग करेंगे। ओके,
और उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इसको आप करेंगे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। और फिर आपका आता है, ये भी वही है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक, और फिर है आपका निम्नलिखित विराम चिन्हों को परिभाषित कीजिए। तो आपकी ये तो बुक में ही है उनकी परिभाषा, तो इसको आप लिखेंगे और फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपको भेजूँगी। ओके, तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ और आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। वैसे भी आप बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं।